अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने 8 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ये 8 चैप्टर का कंटेंट है पीएम सीरीज की बुक से। ये पीएम सीरीज की स्लाइड्स आपको पीएम सीरीज के फेसबुक पेज से मिल जाएंगी। इनमें हम लोगों ने ये सब कर लिया था। अब हमारा रह गया है ये लास्ट 3 टॉपिक्स, कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज, स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन और बग्स एंड डिबगिंग। अच्छा, कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंपाइल करता है, जो कि सोर्स कोड को कंपाइल करता है मशीन कोड में। अच्छा, सोर्स कोड को जो मशीन कोड में कंपाइल करता है। अच्छा, हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक सी कंपाइलर होता है और इसी तरह सी लैंग्वेज के भी एक नहीं कई कंपाइलर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टर्बो सी होता है। एक टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर भी होता है, वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए होता है बेसिकली, लेकिन सी का भी सारे के सारे उसमें कोड्स रन हो जाते हैं। तो दो तरह के कंपाइलर अवेलेबल होते हैं, एक ब्लू स्क्रीन वाला होता है और एक व्हाइट स्क्रीन वाला होता है, जो आम जुबान में बोला जाता है। तो हम लोग जो है ना टर्बो सी यूज करेंगे। आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब होता है ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन कोड, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब उसको रन किया जाता है उसकी आउटपुट लेने के लिए, उसको टेस्ट किया जाता है और उसकी डिबगिंग की जाती है। डिबगिंग का एक टॉपिक जो अब लास्ट में पढ़ेंगे, इसका मतलब है एरर्स रिमूव किए जाते हैं। वो ऐसा इन्वायरमेंट जो ये सब कुछ प्रोवाइड करे उसे आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। टीसी एडिटर इधर टर्बो सी को कहा जा रहा है, जिसकी वजह वो आईडीई है जिसके ऊपर हम सी प्रोग्राम्स रन करेंगे। इसको टीसी एडिटर भी कहते हैं या लिंकेज एडिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सी कंपाइलर के साथ लिंक्ड होता है, इसलिए इसको लिंकेज एडिटर भी कहते हैं। ये अब किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे चीजें देखेंगे। तो पहले तो हम गूगल पे जाते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, लिखें टर्बो सी फ्री डाउनलोड, इस तरह से लिख लें। बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं इसमें। कुछ व्हाइट स्क्रीन वाले देते हैं, कुछ ब्लू स्क्रीन वाले हमें देते हैं, तो ब्लू स्क्रीन वाला जो है वो बेहतर है। अब इनमें से जो आपको मैं बताती हूँ कौन सा वाला लिंक आपने यूज करना है। ये कोडिंग फॉक्स जो है ना, ये एक डॉस बॉक्स आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि लैपटॉप्स में ये बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। हमने इसको ओपन किया डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। इसका लिंक मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। ये इसका नीचे किया, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहां से आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये अभी ऑन हो रहा है, ये आ गया। इसके अंदर एक ये .zip की फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड का बटन है, इस बटन को क्लिक करते हुए ये बटन क्लिक किया और ये कह रहा है योर डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस। लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, मैं लॉग इन नहीं कर रही, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ जाएगा। फिर हम इसको डाउनलोड्स वाले फोल्डर में से जाके इंस्टॉल कर लेंगे। जी, ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ गया है, डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको अब यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको खोलना है और ये इसको खोलना है। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, रन करना है। ये एक विजिट आएगा, नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, इंस्टॉल। ये इसके सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ये हो गए इंस्टॉल। ये शो रीडमी, मुझे इसका रीडमी नहीं देखना, फिनिश। जी, ये डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल भी हो गया है। इसके बाद फिर आपने जाना है सी में जाके ये टर्बो सी के फोल्डर में जाना है। इसमें आप देखें ये जो डॉस बॉक्स है ना, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो टर्बो सी का एडिटर ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करते हैं। अब ये है कि इसके अंदर जो डिस्क है ना, इसमें जाएं, टर्बो सी में जाएं। इसमें BGI अगर फोल्डर है, इसमें सारे ग्राफिक्स के प्रोग्राम आप जितने सेव करेंगे इस फोल्डर में आएंगे, ग्राफिक्स के। लेकिन सेकंड ईयर में आपका ग्राफिक्स का कोई काम नहीं है, तो आप बिन वाले फोल्डर में जाएंगे। सारे आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको सेव करेंगे, वो बिन के फोल्डर में जाएंगे। अच्छा, ये है आपका टर्बो सी का एडिटर, ठीक है। इसके अंदर फाइल में जाएं तो ये सारी ऑप्शंस हैं। न्यू फाइल, ओपन यानी जो आपने फाइल बनाई हुई है उसको नहीं, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, सेव करना फाइल को, ये सारी ऑप्शंस हैं। हर एक के अंदर ये ऊपर मेन्यू है, हर एक की अपनी अपनी ऑप्शन है। अब हम ऐसा करते हैं कि पहला प्रोग्राम लिखते हैं,
न्यू खोलते हैं, न्यू। अच्छा, ये आप नोट करें .cpp की फाइल बन रही है, टर्बो में .cpp की फाइल बनती है, यानी हम सोर्स कोड अब इधर लिखने लगे। इधर सोर्स कोड लिखेंगे, इस जगह पे आके जो है ना एरर्स आ जाएंगे, एरर्स शो होंगे, ये एरर विंडो है। अच्छा, पहले सोर्स कोड लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, ये .h एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। इसके बाद void मेन और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर void, फिर कर्ली ब्रैकेट और उसी की क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी साथ ही डाल दें, अदरवाइज भूल जाते हैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट डालना। फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स वेलकम टू सेकेंड ईयर और ब्रैकेट क्लोज और एंड में सेमीकोलन। अब इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप देखिए ये ऊपर कंपाइल की ऑप्शन आ रही है, सही है, ये आपने इसको कंपाइल किया। इसके आगे देखिए कंपाइल का मतलब है ट्रांसलेट करने लगे, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाने लगे। आगे लिखा हुआ है Alt+F9, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप चाहे तो कंपाइल से इसको क्रिएट करें, चाहे Alt+F9 यूज करते हुए करें। ये देखिए ये आ गया सक्सेस, यानी कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, इसमें कोई एरर नहीं था, सारा प्रोग्राम ठीक था। कोई भी की प्रेस करे, मैंने एंटर की प्रेस कर दी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपाइल तो हो गया, अब इसको कंपाइल हो गया, उसके साथ ही डिबगिंग हो गई है। अब हमने इसको रन करना है, रन यानी एग्जीक्यूट करना है। ये रन करने के लिए ये वाली कमांड है, रन में जाके रन को क्लिक करें, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F9। कंपाइल की शॉर्टकट की थी Alt+F9, रन की थी Ctrl+F9। अब नेक्स्ट टाइम से शॉर्टकट कीज ही यूज करेंगे। रन किया, ये रन हो गया, इसकी आउटपुट आ गई है, लेकिन अभी फिलहाल हमें आउटपुट शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आउटपुट जो है उसकी विंडो एक अलग है, आउटपुट विंडो अलग जगह पे है। अब हमने आउटपुट व्यू करनी है, आउटपुट देखनी है, उसकी विंडो कहाँ है, विंडो में जाए, विंडो में जाके आप यूजर स्क्रीन, इसका शॉर्ट की है Alt+F5, हमने यूजर स्क्रीन पे गए, ये इसकी आउटपुट आ गई। हमने प्रोग्राम इसी मकसद के लिए लिखा था ना कि वेलकम टू सेकंड ईयर प्रिंट हो जाए, तो देखिए वेलकम टू सेकंड ईयर प्रिंट हो गया है। और उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, एंटर किया। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करती हूँ, एक बार फिर से रन करती हूँ, इसकी है Ctrl+F9 शॉर्ट की, दोबारा रन हो गया। अब मैं इसको फिर से यूजर स्क्रीन में जाके देखती हूँ, इसकी शॉर्टकट की है Alt+F5। ये देखिए दोबारा से उसी के आगे लिखा आ रहा है वेलकम टू सेकंड ईयर, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है। हमें तो चाहिए कि हम उसके आगे से लिखने की बजाय हम लोग एक फंक्शन लगा दें क्लियर स्क्रीन का, कि जब आउटपुट एग्जीक्यूट करें तो पहले पिछली वाली सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए और फिर आउटपुट शो हो। चलें इसी के ऊपर हम एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देते हैं, CLRSCR, और ये फंक्शन की ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब है यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, Alt+F9, इसमें एरर आ गया, एरर आ गया क्यों? क्योंकि फंक्शन की प्रोटोटाइप CLRSCR की प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है। प्रोटोटाइप का मतलब है इसकी हेडर फाइल नहीं इंक्लूड की गई। अच्छा, एंटर प्रेस किया, अब मैं इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करती हूँ। हेडर फाइल इसकी है conio.h, इंक्लूड conio.h। अब इसको मैं कंपाइल करती हूँ, Alt+F9, Ctrl+F9, Alt+F9 से कंपाइल हुआ, Ctrl+F9 से रन हुआ। अब मैं इसकी विंडो में, यूजर विंडो में जाके इसकी आउटपुट देखती हूँ, Alt+F5। ये देखें सारी स्क्रीन क्लियर हो गई और सिर्फ एक दफा लिखा आ रहा है वेलकम टू सेकंड ईयर। CLRSCR फंक्शन का ये मकसद है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वॉइड हटा देती हूँ और सिर्फ मेन करती हूँ। अब प्रोग्राम का क्या बिहेवियर होगा, Alt+F9 वार्निंग्स, ये इसमें सिर्फ कह दिया है कि फंक्शन की कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है। याद रखें वार्निंग पे प्रोग्राम चल जाता है, एरर पे प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चलता और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होती। अच्छा, मैं इसको रन करती हूँ, Ctrl+F9, Alt+F5, ये प्रोग्राम रन हो गया है, आउटपुट विंडो में आउटपुट शो हो रही है। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेमीकोलन हटा देती हूँ, ठीक है। अब क्या प्रोग्राम का बिहेवियर होगा, Alt+F5, F9, एरर आ गया, उसने कंपाइल ही नहीं किया। जब कंपाइल नहीं होगा
तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और उसकी आउटपुट भी नहीं देख सकते। मसला कहाँ आ रहा है, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कि सेमीकोलन इसमें नहीं है, स्टेटमेंट मिसिंग है। अच्छा, इसके बाद साथ ही अगला एरर देखें, ये देखें ये एरर है 2 और एक वार्निंग है। अच्छा, अगला एरर क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, यानी उसने क्या किया, उसने समझा कि अभी प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, इसका सेमीकोलन नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो अगली ब्रैकेट है ये प्रिंट एफ का हिस्सा है। तो उसने एक और एरर दे दिया कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट यानी इस कर्ली ब्रैकेट का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मिसिंग है, क्योंकि ये इस क्लोजिंग ब्रैकेट को प्रिंट एफ का हिस्सा समझ रहा है। ठीक है, अब हम इस एरर को रिमूव करने के लिए ये हम रिमूव कर रहे हैं, हमने इधर सेमीकोलन डाल दिया। अब हम इसको करेंगे ऑल्ट प्लस F9, ये वार्निंग 1 है, इसकी खैर है, कंट्रोल प्लस F9 और ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, वेलकम टू सेकंड ईयर आ गया, आउटपुट आ गई यानी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम हेडर फाइल हेडर फाइल का तो आपने देख लिया है ना, हेडर फाइल चले stdio.h निकाल देते हैं। अब क्या प्रोग्राम का बिहेवियर होगा, ऑल्ट प्लस F9, एरर आ गया। एरर क्या है, फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब है कि प्रिंट एफ का आपने फंक्शन तो यूज कर लिया, लेकिन ये प्रिंट एफ डिफाइन कहाँ पे हुआ है, वो हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। ठीक है, इसकी प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे इसकी हेडर फाइल इंक्लूड ना कर दी जाए, हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, अब वेलकम टू सेकंड ईयर की बजाय लिख देते हैं कुछ और, लिख देते हैं, चलिए खाली वेलकम ही लिख देते हैं। अब ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट प्लस F5, देखिए खाली वेलकम आ गया और पिछली स्क्रीन सारी क्लियर हो गई। तो ये इस चीज का जो है ना, ये इसका प्रोग्राम था। अब यहाँ पे आप देखें, हम चले इसको सेव करते हैं फाइल को, ऑल्ट प्लस F प्रेस करके भी कर सकते हैं, F2 प्रेस करके भी कर सकते हैं, F2 प्रेस किए करें चाहे। अच्छा, इसका नाम जो है ना आप रख दें P1 यानी प्रोग्राम 1। ओके ओके, अब बाय डिफॉल्ट ये P1 जो है ये कहाँ पे जाके सेव होगा, प्रोग्राम 1। ये देखें, ये आपको मैंने जैसे बताया था, टर्बो सी में जाएं, इसके अंदर डिस्क में जाएं, टर्बो C3 और बिन में जाएं। तो बिन में आके ये देखें P1 की CPP फाइल बन गई है .cpp। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी फाइल को मैं कंपाइल करती हूँ, ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, ऑल्ट प्लस F9 किया तो क्या होगा, तो ये कंपाइल हो गया है, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट प्लस F5, खैर प्रोग्राम रन हो रहा है। अच्छा, अब टॉपिक है कि स्टेप्स टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए सी प्रोग्राम को किन किन स्टेप्स से गुजर के एग्जीक्यूट करवाया जाता है। सबसे पहले तो प्रोग्राम फाइल क्रिएट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले यहां से मैं आपको फ्लो चार्ट बताती हूँ, जहां से ये डिस्कनेक्ट हो गया हम आगे से शुरू कर देंगे। स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद उसकी सोर्स फाइल बनेगी। सोर्स फाइल कौन सी होती है, जो सी प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज में फाइल बनाई गई है। सोर्स फाइल के बाद वो फाइल सेम फाइल दी जाती है कंपाइलर को। कंपाइलर इसका ट्रांसलेटर है, वो कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। अगर एरर्स आ जाते हैं, एरर्स, तो क्या होगा, तो प्रोग्राम एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर एरर्स आ जाते हैं, यस, तो प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा एक मैसेज के एरर का मैसेज कि इसमें एरर है, और उसके बाद क्या करेगा, वापस डिस्प्ले करने के बाद आप उस एरर मैसेज को करेक्ट करेंगे, यहां पे करेक्शन आएगी, करेक्ट करने के बाद वापस कंपाइलर को देंगे। ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक एरर आते रहेंगे। जब प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा, एरर कोई एरर नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो उस प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, यानी कि उस प्रोग्राम की जो मशीन कोड वाली फाइल है वो बन जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट फाइल से क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद प्रोग्राम लिंकर के पास जाएगा। ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है
ये ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर के पास जाएगी। लिंकर क्या करेगा? लिंकर अपने साथ लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, कोई लाइब्रेरी फाइल्स होंगी और कोई दूसरी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स जिनके साथ भी इस प्रोग्राम ने लिंक होना है, प्रोग्राम उसके साथ लिंकर उसको लिंक कर देगा और लिंक होने के बाद एक .exe की फाइल बना देगा, एग्जीक्यूट फाइल, .exe की फाइल एग्जीक्यूट फाइल बन जाएगी। एग्जीक्यूट फाइल के बाद क्या होगा? वो एग्जीक्यूट फाइल रैम में लोड होगी, लोड इन रैम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो भी प्रोग्राम रन होता है प्रोसेसर में उससे पहले वो रैम में लोड किया जाता है। जब प्रोग्राम लोड हो जाएगा फिर वो प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद उसका रिजल्ट शो हो जाएगा और यहाँ पे ये इस प्रोसेस का जो है स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये एक पूरा प्रोसीजर था जिसके जरिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। पहले सोर्स फाइल बनाई जाती है, फिर सोर्स फाइल के बाद वो कंपाइलर को दी जाती है। अगर उसमें एरर्स होते हैं तो कंपाइलर एरर को डिस्प्ले करता है और उसको फिर यूजर करेक्ट करता है या प्रोग्रामर करेक्ट करता है और दोबारा कंपाइलर को देता है। फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता, प्रोग्राम में से सारे एरर खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही एरर में नो आ जाता है, एरर खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर बना देता है। वो ऑब्जेक्ट फाइल .obj फाइल लिंकर के पास जाती है। लिंकर उसको मुख्तलिफ अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ या फिर लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जिसके साथ भी उसने इसको लिंक करना होता है, लिंक करता है और उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रैम में लोड होती है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है, यानी प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट शो कर देता है। ये इसका इतना सा प्रोसेस है जी। अब हमारा टॉपिक है बग्स एंड डिबगिंग। बग्स का मतलब होता है एरर और डिबगिंग का मतलब है उन एरर को ट्रेस आउट करना, उनको फाइंड आउट करना और उसके बाद उनको रिमूव करना। तो एरर्स का सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उन एरर्स को रिमूव करने का तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले है 3 तरह के एरर्स होते हैं। एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर और तीसरा होता है रन टाइम एरर। इन 3 टाइप के एरर्स को हम देखते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखें सिंटेक्स का मतलब क्या है। सिंटेक्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई जब प्रोग्राम बनाया जाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है ना, जिनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। ये आप समझ लें कि प्रोग्राम की ग्रामर होती है, ग्रामर को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स लिखे जाने को, जो स्टेटमेंट्स उन रूल्स को फॉलो करते लिखी जाती है उनको सिंटेक्स बोलते हैं। कोई भी एरर जो किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट में हो, किसी प्रोग्राम के सिंटेक्स में हो या उसके वो रूल्स जिनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखा गया हो उन रूल्स को फॉलो ना किया गया हो, तो सिंटेक्स एरर अकर होता है। क्योंकि इसको रूल्स को फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। सी प्रोग्राम में रूल्स को फॉलो स्ट्रिक्टली करना पड़ता है। सिंटेक्स एरर जो है कंपाइल टाइम के वक्त पता चल जाता है। जब आप कंपाइल करते हैं, कंपाइलर रन नहीं करता, एरर दे देता है। सिंटेक्स एरर का कंपाइल टाइम के जब कंपाइलेशन हो रही होती है उसी वक्त पता चल जाता है। अगर एरर होता है सिंटेक्स में तो कंपाइलेशन नहीं होती, तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, तो एरर आ जाता है। आपको ये कंपाइलर ही बता देता है। अच्छा, तो अब ये क्या कहता है, कंपाइलर एक प्रॉपर मैसेज दे देता है। सिंटेक्स एरर किस किस वजूहात की वजह से आ सकते हैं? सिंटेक्स एरर इसलिए भी आ सकता है कि स्टेटमेंट मिसिंग का मतलब है स्टेटमेंट मिसिंग का एरर है, यानी आपने एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया। एरर इसलिए भी आ सकता है क्योंकि आपने डेलिमिटर्स प्रॉपर यूज नहीं किए, यानी कि जो करली ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया, एक लगा दी दूसरी भूल गए, या आपने यूज ही नहीं की या गलत जगह पे लगा दी, इस वजह से एरर आ सकता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट एफ लिखना था और आपने पिंट एफ लिख दिया, स्पेलिंग गलत है, आर मिसिंग है, तो इस किस्म का एरर भी हो सकता है। या फिर आपने विदाउट डेक्लेरेशन वेरिएबल को यूज कर लिया है। सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल्स को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है, यानी उसको बताना पड़ता है कि आगे हम फलाना नाम के वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, यह जो हम वेरिएबल्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसी होती है। अगर ना हो तो क्या, बहरहाल ये जान लें अभी कि अगर वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर ना किया गया हो, बताया ना गया हो कि फलां वेरिएबल आगे जाके हम यूज करने वाले हैं, तो एरर आ जाता है।
डिक्लेरेशन का क्या मतलब है वो डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का एरर आ जाता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर होता है जब प्रोग्राम की लॉजिक में एरर हो, प्रोग्राम आपने जो इसकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो आगे पीछे कर दी हैं, उस वजह से भी एरर हो सकता है। स्टेटमेंट की सीक्वेंस खराब हो गई है, उस वजह से भी एरर हो सकता है। लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉजिकल एरर, अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर हो तो ना वो कंपाइलेशन के टाइम पे पता चलता है, ना उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो ट्रेस आउट किया जा सकता है। प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली रन हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि एरर है या क्या मसला है। तो आपको बस मसला कहाँ पे आता है कि आउटपुट या रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता, तो लॉजिकल एरर की वजह से। तो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना था x इज इक्वल टू 5 था, y इज इक्वल टू 10 था, आपने गलती से x इज इक्वल टू 50 कर दिया, y इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो x प्लस y का आंसर आना चाहिए था 15, जबकि आपने क्या कर दिया, x प्लस y का आंसर कितना आ गया 60। तो ये 15 और 60 ये दो वैल्यूज में बहुत फर्क है। ये दोनों वैल्यूज में फर्क किस वजह से आया, एक आपकी लॉजिक खराब हो गई, लॉजिकल एरर की वजह से आ गया। ये फॉर एग्जांपल आपने पहले इसको प्लस करना था, बाद में माइनस करना था, आपने गलती से पहले माइनस कर दिया, बाद में प्लस कर दिया। इस किस्म के जो एरर्स होते हैं इनको लॉजिकल एरर कहते हैं। इनको ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये किन वजूहात की वजह से होते हैं, या तो आप प्रोग्राम की सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दें या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला गलत लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आपने x प्लस वाई करना था, आपने गलती से करके दिया x मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई की वजह से क्या हुआ, 50 10 क्या होता है 50 10, या फॉर एग्जाम्पल आपने ये 50 ये x इज इक्वल टू 5 से ही लिखा था, वैल्यू सही थी, y इज इक्वल टू 10 सही थी, बस x मल्टीप्लाई y कर दिया तो क्या आ गया 50 आंसर आ गया। ठीक है, ये दो तरह की वजह, ये इन वजूहात की वजह से एरर आ सकता है। इनको फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरा प्रोग्राम थॉरली ऊपर से नीचे तक देखना पड़ेगा, उसको गौर करना पड़ेगा कि मसला कहाँ पे आया है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तीसरा एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होता है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त अगर होता है, उस वक्त पता चलता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है, सारा उसका लिंकर भी लोडर भी सब काम सक्सेसफुली हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ करता है जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है। ये किस किस्म के एरर हो सकते हैं, पहली बात तो ये है कि ये इसके अंदर कोई आपने इलीगल ऑपरेशन अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल रन टाइम एरर, आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल आप 10 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, मैथ का मैथमेटिकली बात है ये आंसर हमेशा इसका आता है इन्फिनिटी। ये अगर आपने मैथ में पढ़ा हो, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं डाला जाता। डिनोमिनेटर में हमेशा अगर जो है 1 से कम 0 से 1 तक की वैल्यू हो सकती है, 0 नहीं आता। अगर ऐसा कोई कंप्यूटर में दे दिया जाए तो फिर आंसर रन टाइम एरर में की सूरत में आता है, रिजल्ट की सूरत में रिजल्ट क्या आता है, रन टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, एरर इस वजह से भी हो सकता है कि आपने जो डाटा दिया है उसका पाथ गलत है। फॉर एग्जांपल आपने कहा है फलां फाइल में से डाटा उठा के लाओ और वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है। रन टाइम पे पता चलता है कि जिस फाइल का आपने लिंक दिया है, जिस फाइल की लोकेशन दी है, वो फाइल अवेलेबल नहीं है, या हार्डवेयर प्रॉब्लम कोई आ गया, हार्ड डिस्क फुल हो गई है, या प्रिंटर जो है वो प्रिंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इस किस्म के एरर जो है रन टाइम एरर में आ जाते हैं। और रन टाइम एरर जो कंपाइलर है उसमें क्या होता है कि कंपाइलर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पे आता है। ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है और उसके बाद वो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ये 3 तरह के एरर्स थे और ये इस तरह से हमारा चैप्टर भी इसके साथ ही कंप्लीट होता है।